एवरीवन। आज हमारे साथ जुड़ी है डॉक्टर प्रतीक्षा केशव खांडे। इन्होंने अपना यूजी आनंद आयुर्वेदिक कॉलेज वैजापुर से पूरा किया और AIAPGET में ऑल इंडिया रैंक 23 लाकर गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज धाराशिव में गायनेक की सीट हासिल की है। प्रतीक्षा, आपको इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू डॉक्टर अदिति मैम। अच्छा प्रतीक्षा, आपका AIPGET प्रिपरेशन का एक्सपीरियंस कैसा रहा? फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, मैं डॉक्टर अजित पाटिल सर और पूरी आयुर्गाइड टीम को थैंक यू कहना चाहूंगी। क्योंकि आज मैं जो भी हूँ सिर्फ उनकी वजह से हो। देखा जाए मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है, क्योंकि जैसे बोल सकते हैं कभी खुशी कभी गम। जैसे ही सर का मतलब जो सिलेबस था ग्रुप पे आता था, तो मैं उसको मेरे हिसाब से डिवाइड करती थी। जो मतलब स्टार्टिंग में क्या करते सर, 15-15 दिन के गैप से एग्जाम्स रखते थे। तो उसको मैं अपने हिसाब से उस शेड्यूल को डिवाइड करती थी। और बस टॉप 25 में आने का, बस मेरा टॉप 25 में आने की कोशिश करती थी। ओके। और प्रतीक्षा, आपने शुरू से टॉप 25 में आने की कोशिश करती बनाए रखी और आप सच में टॉप 25 में आए भी आपके फाइनल AIPGET के एग्जाम में। अच्छा यस प्रतीक्षा, मैम। आपके अनुसार MCQ की प्रिपरेशन के लिए स्टूडेंट की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? एक्चुअली देखा जाए तो मैम, हम क्या करते हैं कि BMS के जो 4 साल रहे थे, तो उसमें हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट रखते हैं पढ़ाई में। लेकिन मेरे हिसाब से जो MCQ के हिसाब से देखना चाहिए, तो मतलब मैं क्या करती थी कि जो भी पैराग्राफ रहता है या फिर जो भी सिलेबस में रहता है, श्लोक्स रहते हैं, तो मतलब उसको देख के उस पे MCQ कैसे आ सकते हैं, ऐसा मतलब सोचती थी और उसके हिसाब से स्टडी करती थी। एक्चुअली क्या होता है कि 2017 में क्या एग्जाम में क्या आया था कि सिंगल लाइन पे क्वेश्चंस था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी जो क्वेश्चंस आते हैं वो एसरेशंस रीजन में या फिर ट्रू या फॉल्स में पूछते हैं। तो मेरा कहना ये है कि जो भी करो, लेकिन आपका जो क्या कहते हैं कि जो आपका क्लियर होना चाहिए, जो कंसेप्ट है वो। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा प्रतीक्षा, आपको क्या लगता है कि इंटर्नशिप के साथ प्रिपरेशन करते समय स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए या उसको निग्लेक्ट करके प्रिपरेशन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? वो डिपेंड करता है कि मतलब उस स्टूडेंट की विजन क्या है। आपको तो पहले एक विजन बनानी है कि आपको गवर्नमेंट चाहिए या फिर आप प्रैक्टिस करते करते प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि प्रैक्टिस तो आपकी, जब आप PMD के लिए नंबर लगेगा तो उसके बाद हो सकती है ना। तो मेरे हिसाब से पूरा टाइम आपको PG प्रिपरेशन में देना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि हमारे विजन पे डिपेंड करता है कि हमें प्रैक्टिस पे फोकस करना है या प्रिपरेशन पे फोकस करना है। अगर हमारा विजन है कि यस मैम। प्राइवेट भी चलेगा तो ठीक है, प्रैक्टिस पे वी कैन फोकस, बट अगर हमें गवर्नमेंट सीट चाहिए तो हमें प्रिपरेशन पे फोकस ज्यादा करना चाहिए। अच्छा यस। प्रतीक्षा, आपको प्रिपरेशन के लिए कितना टाइम लगा था? मैंने क्या किया था स्टार्टिंग में, तो मैंने पहले गवर्नमेंट इंटर्नशिप ली थी। क्योंकि मुझे लगा जैसे जैसे एग्जाम आएगी तो प्राइवेट कॉलेज में इतना लोड नहीं था हमारे कॉलेज में। तो पहले मैंने सिविल इंटर्नशिप की। उस टाइम पे मैंने क्लासेस वगैरह कुछ भी ज्वाइन नहीं किया था, या फिर मेरे मन में भी नहीं था कि मुझे PG प्रिपरेशन करना है। मैंने पूरा टाइम मेरी प्रैक्टिस पे दिया, मतलब जो सिविल के 3 महीने थे उसमें। उसके बाद मैंने जब PHC ज्वाइन की, तो 1 महीना होने के बाद मैंने अजित पाटिल सर की क्लासेस ज्वाइन की थी। तो ऐसा मुझे पूरे 11 मंथ मिले स्टडी के लिए। ओके, सो आपके 11 महीने में आपने पूरे पीछे 11 मंथ, यस पीछे मैम। की प्रिपरेशन की थी। अच्छा, इन 11 महीने में आपके जो लास्ट के 6 मंथ्स थे उसमें आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही थी? तब मैम मेरी आई थिंक कॉलेज की इंटर्नशिप चल रही थी। तो मेरा शेड्यूल ऐसा था कि मेरा मतलब सुबह 5 बजे उठती थी। 5:30 बजे मैं संहिता लेती थी, चरक संहिता। 5:30 से 8 में से मैं चरक संहिता पढ़ती थी। जैसा मैंने शेड्यूल बनाया है कि मुझे किस टाइम में क्या करना है, उस हिसाब से। उसके बाद 8 बजे के बाद फिर 9 बजे हॉस्पिटल में जाना पड़ता था, तो वहां पे वर्क था। तो हॉस्पिटल वर्क के साथ साथ में दोपहर 2 बजे तक MRI नोट्स, मिसलेनियस सेक्शन, और थोड़ा बहुत मतलब कुछ सब्जेक्ट का वगैरह देखती थी। पेशेंट देखते टाइम में भी मैंने जो भी पढ़ा है सिर्फ PDF से पढ़ा है। मैंने किसी भी नोट्स का कोई झेरॉक्स भी नहीं निकाला, और ना ही कोई अलग सी बुक रेफर की है। जो भी है सर के झेरॉक्स है, मेरा मोबाइल और मैं
ऐसी ही मेरी पूरी दुनिया थी मतलब इंटर्नशिप के टाइम। और जब दोपहर के बाद मिसलेनियस सेक्शन लेती थी, उसके बाद लघुत्रयी, और फिर इवनिंग में 4 बजे जब ड्यूटी खत्म होती थी तो हॉस्टल पे जाके रेस्ट करते थे 5:30 बजे तक। फिर 5:30 बजे के बाद में सब्जेक्ट लेती थी, जैसे रसशास्त्र है, द्रव्य गुण है और पारी। ऐसा मैं 8 बजे तक करती थी। फिर रात का खाना, और 9 बजे से 11 बजे तक मैं शुश्रु संहिता करती थी। फिर 11 बजे कुछ टेलीग्राम के क्वेश्चन सॉल्व करना, या फिर दिन में मैंने क्या क्या किया है, मुझे कितना रिमाइंड होता है, वह बस वो सोते सोते पढ़ती थी। क्योंकि मेरे साथ डिस्कशन करने के लिए कोई नहीं था। क्योंकि डिस्कशन से क्या होता है कि आपकी स्टडी बहुत अच्छी होती है, मतलब याद बहुत ज्यादा आता है, या फिर उसने क्या किया है, आपने किया क्या है, ये सब बहुत मतलब वास्ट सिलेबस भी कम टाइम में कवर होता है। वैसे मेरे साथ कोई डिस्कशन के लिए नहीं था, तो मैं खुद से ही सवाल पूछती थी। फिर मुझे आंसर नहीं आया तो फिर मैं उठ के बुक में देखती थी कि मुझे क्यों नहीं आया, फिर वो पढ़ती थी और फिर सो जाती थी। ऐसा मेरा 12 बजे तक का शेड्यूल था इंटर्नशिप के टाइम, लास्ट के 6 मंथ। जी मतलब आपने सिर्फ पढ़ाई पे ही नहीं बल्कि उसका रिवीजन करने पे और क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर यस, भी उतना ही फोकस किया था बिकॉज क्योंकि मैम वही इम्पोर्टेंट होता है। आप जी जी कितना आपको रिमाइंड हो रहा है। हाँ। जी कितना हम उसे याद कर पा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट, सिर्फ पढ़ यस। लें तो उससे हाँ। हमारा कंप्लीट नहीं होता है। अच्छा प्रतीक्षा, लास्ट 2 मंथ्स में आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही थी? तब मैम मेरा ना इंटर्नशिप सब खत्म हो गया था। मुझे लास्ट 3 मंथ सिर्फ मैं जो सोने के 6 आवर थे उसको छोड़ के बाकी पूरा टाइम मैं मेरी स्टडी को देती थी। उस टाइम पे मैंने बहुत मतलब अलग शेड्यूल बनाया था और उसको फॉलो भी किया था। सुबह 6:30 बजे से मेरा शेड्यूल था। मैंने जो भी मतलब मेरी जो भी मैंने रूम की थी वहां पे मैंने ऑल चार्ट्स वगैरह लगाए थे। ऐसा होता था कि हम वॉल चार्ट्स बनाते हैं, लगाते भी है, लेकिन उसको देखने के लिए या फिर उसको पढ़ने के लिए टाइम नहीं रहता था। तो मैंने क्या किया था कि जब भी मैं उठती थी सुबह तो मैंने हाफ आवर निकाल के रखा था कि मैं पूरे जो मेरी 4 मतलब वॉल है वहां पे देख के उसको मतलब सिर्फ देखती थी, और कहाँ पे मुझे कौन से पॉइंट मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट जाते थे तो वो मैंने लगाए थे। और कुछ रस शास्त्र के महारस उपरस वो थे, वो भी ऑल्टर्स लगाए थे, तो उसको हाफ आवर पढ़ती थी। और मिसलेनियस सेक्शन के जो भी मेरे क्वेश्चंस गलत हुए थे तो उसको भी मैंने नोटबुक बनाया था, तो वो भी नोटबुक पढ़ती थी। मतलब ऐसा मैंने हाफ आवर उसको देती थी। उसके बाद वन वन आवर में एमआरआई नोट्स को देती थी। और फिर 9 बजे से 1 बजे तक मेरा चरक संहिता था। दोपहर में 1 आवर मेरा ऐसे ही वेस्ट होता था खाना खाने में या फिर सोने में, 1-1.5 घंटा तो चला जाता था। फिर दोपहर चरक संहिता अच्छे से होने के बाद फिर मैं कुछ मतलब क्वेश्चन सॉल्व करती थी। जैसे मैंने जो चरक संहिता में पढ़ा है वो, और मिसलेनियस, या फिर बोर हो गई तो फिर मैं मिक्स नोट्स पढ़ने के लिए थी। क्योंकि एमआरआई में से मिक्स नोट्स मेरे बहुत फेवरेट थे। जब भी मैं बोर होती थी बस मैं मिक्स नोट्स को पढ़ के मतलब पढ़ती थी। उसके बाद मैंने दोपहर 2 बजे के बाद फिर मैं लघुत्रयी पढ़ना स्टार्ट करती थी। जैसे काश्यप संहिता है, भैषज्य है, शार्ंगधर है। वैसे 4 बजे तक पूरा, फिर 4 बजे थोड़ा सा ब्रेक लेती थी। और फिर इवनिंग में पारिक है या फिर जो सब्जेक्ट है रसशास्त्र है, द्रव्य गुण है, उसको करती थी। और फिर वैसे ही रात 9 बजे के बाद फिर शुश्रु संहिता लेती थी। और शुश्रु संहिता में 9 से 11:30 या 11:45 बजे तक करती थी। और डेली मतलब लास्ट के 2 मंथ में मैं डेली एक मॉक टेस्ट सॉल्व करती थी। जो भी क्लास सर के जो ऐप पे जो क्वेश्चंस है, मतलब मॉक टेस्ट सर ने आई थिंक 2017 या 2019 से डाले हैं। तो डेली एक मॉक टेस्ट सॉल्व करती थी। वैसे 1 बजे तक मॉक टेस्ट मेरी 45 मिनट्स में ही सॉल्व होती थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता था कि जब मैं मॉक टेस्ट एनालिसिस करने जाती थी तो जो भी मेरे क्वेश्चंस गलत हुए हैं, मॉक टेस्ट के लिए भी मैंने एक अलग नोटबुक बनाई थी। जो भी क्वेश्चन मेरे गलत होते थे मैं लिख लेती थी। लिख लेने के बाद फिर मैं वो संहिता में देखती थी कि मेरा रॉन्ग क्यों हुआ है, वहां पे मैंने क्या मतलब क्यों नहीं पढ़ा, या फिर पढ़ा है तो मुझे याद क्यों नहीं आया, फिर उसका एनालिसिस करती थी। तो ऐसे मेरे लास्ट 2 मंथ का शेड्यूल था। जी आपने बहुत डेडिकेटेडली आपके 2 महीने में एकदम प्रॉपरली मैनेज किए थे, एंड जैसे ही Yes. अपने पहले के 6 मंथ्स में स्टडी के साथ मतलब पढ़ाई के साथ क्वेश्चन सॉल्विंग और रिवीजन को फोकस किया था, वैसे ही यहाँ पे आपने मॉक टेस्ट सिर्फ सॉल्व ना करते हुए इसके एनालिसिस के ऊपर भी उतना ही फोकस किया था, Analysis. जिसकी वजह से हमको पता चलता है कि क्या वीकनेस है, क्या रॉन्ग जा रहा था, कि नेक्स्ट टेस्ट में हम उसे इम्प्रूव कर सके। Yes, अच्छा ma'am. प्रतीक्षा, आप प्रिपरेशन के लिए कौन सी बुक्स रेफर करते थे?
जैसे कि मैम मैंने बताया कि मैंने कोई भी बुक्स रेफर नहीं किए। जो जो बुक्स मैंने यूजी में यूज किए थे, संहिता, योगो जोशी की चरक संहिता यूज की थी, और बस वाग्भट उसको ही यूज किया। और सर के नोट्स के अलावा मैंने कुछ भी अलग ऐसा कुछ रेफर नहीं किया। सर के भी नोट्स मैंने पीडीएफ के फॉर्मेट में ही पढ़े हैं, उसके झेरॉक्स भी नहीं निकाले। ओके, मतलब जो हमारे आयुर्वेद गाइड के नोट्स है दैट इज मोर देन इनफ कि बस मैम उसी से उससे सब ही। हो यस, जाता है। यस, यस अच्छा मैम। प्रतीक्षा, एआई पीएचडी प्रिपरेशन में के दौरान कुछ फैमिली इश्यूज, कभी कुछ फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं, तो क्या उसका असर आपके पीजी के प्रिपरेशन में पड़ा था क्या, और आपने उसे कैसे हैंडल किया? यस मैम, स्टार्टिंग में क्या हुआ कि मतलब घर वाले रेडी नहीं थे। मतलब पापा का कहना था कि मैं जॉब करूं, और मुझे था कि मुझे एमडी करना है, ऐसा चल रहा था। तो मैं प्रिपरेशन कर रही, ऐसा किसी को भी पता नहीं था मेरे भाई के अलावा। उसको मैंने बताया था कि मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। और फाइनेंशियल इशू तो आते ही थे, लेकिन मेरा एक मानना था कि जो मेरे मतलब जो मेरी वीकनेस थी, मेरी फैमिली या फिर जो भी फाइनेंशियल इशू थे, बस उसे मैंने अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया था। क्योंकि वो इशू थे इसलिए मैंने ऑल इंडिया रैंक 23 निकाला, ऐसा मुझे लगता है। अगर वो इशू नहीं रहते तो शायद मैं ऑल इंडिया रैंक 23 नहीं निकाल पाती थी। और फिर बीच बीच में ऐसा भी था कि मतलब बीएमएस में पूरे 4 साल में कॉलेज में टॉप 3 में रही हूँ। तो थ्योरी में तो मैं टॉप करती थी, अगर मैं पीजी एंट्रेंस एग्जाम में टॉप नहीं कर पाई तो फिर वो मतलब मुझे ही अच्छा नहीं लगता। बस ऐसे ही मैम प्रॉब्लम के साथ साथ स्टडी किया। जी, आपने आपके प्रॉब्लम्स को आपके क्या कहते हैं कमजोरी ना बनाते हुए अपनी ताकत बनाई, और आपने उसे यस, अच्छी तरीके से फेस किया। आप सच में आपने इतना अच्छा रैंक हासिल किया है, एंड आपको उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं एक्चुअली। थैंक यू मैम। अच्छा प्रतीक्षा, आपने संहिता वाइज स्टडी की थी या फिर सब्जेक्ट वाइज पढ़ाई की थी? नहीं मैम, मैंने जो भी किया संहिता वाइज किया था। क्योंकि सब्जेक्ट वाइज ऐसा था कि जो भी स्त्री रोग है, प्रसूति है, या फिर बाल रोग है, ये सब संहिता में ही कवर हो जाते हैं। स्त्री रोग हो या प्रसूति हो, चरक शारीर स्थान में कवर होता था, शुश्रू शारीर स्थान में कवर होता था। बाल रोग है जो कि कश्यप संहिता में कवर होता था। इसलिए मैंने बृहत्त्रयी और लघुत्रयी ऐसे सब्जेक्ट मतलब संहिता वाइज ही किया है। सब्जेक्ट में देखा जाए तो मैंने रस शास्त्र और द्रव्य गुण का अलग स्टडी किया है। ओके, सो ये जो दो सब्जेक्ट आपने अलग से पढ़ा था, रसशास्त्र और द्रव्य गुण, ये सबसे ज्यादा वोलेटाइल सब्जेक्ट्स भी Yes. होते हैं, सो आपने इन्हें कैसे हैंडल किया था? देखा जाए तो मैम रस शास्त्र मेरा सेकेंड ईयर से बहुत फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, और मुझे बहुत पसंद था। और सेकेंड ईयर से ही वो मतलब उस मुझे पूरा मतलब अच्छे से आता था रस शास्त्र। मतलब ऐसा लर्निंग का मतलब हो गया था। जैसे पारद है या फिर महारस है, उपरस है, धातु है, उपधातु है, उसके मैंने ऑल चार्ट्स बनाए थे। वो मैंने सेकेंड ईयर में ही बनाए थे, और फिर से पीजी इंट्रेंस में भी एमसीक्यू के हिसाब से अलग ऑल चार्ट्स बनाए थे। और डेली 1 आवर मेरा रस शास्त्र और द्रव्य गुण के लिए था। रस शास्त्र का तो जो सर के सीरीज है, उसको मैंने डिवाइड कर रखे थे कि मुझे आज कौन सी सीरीज पढ़नी है या फिर कल कौन सी सीरीज पढ़नी है। और द्रव्य गुण तो बहुत वास्ट सिलेबस है द्रव्य गुण का। लैटिन नेम, इंग्लिश नेम इतनी जल्दी वो याद भी नहीं रहते थे। तो मैं क्या करती थी कि जितने भी 15 डेज के लिए सर ने डाले हैं, 200 है या फिर 300 है, लैटिन नेम है, इंग्लिश नेम है, तो डेली 50-50 उसको डिवाइड करती थी कि आज जो 1 आवर मैंने द्रव्य गुण के लिए रखा है तो वो 1 आवर है मुझे 50 लैटिन नेम करने हैं, 15 द्रव्य गुण का कंपोजिशन करना है, अभाव प्रतिनिधि द्रव्य पढ़ने हैं या फिर मिश्र घन पढ़ना है। ऐसे मैंने डिवाइड करके रखा था कि मुझे किस दिन क्या पढ़ना है। तो मैंने डेली 1 आवर द्रव्य गुण को लिया। लैटिन नेम और जो इंग्लिश नेम थे वो इतने पक्के तो नहीं हुए थे, लेकिन एटलीस्ट में जो ऑप्शन देख के मैं बता सकती थी कि मतलब किसका क्या लैटिन नेम है या फिर किसका क्या इंग्लिश नेम है। तो ऐसे मैंने द्रव्य गुण और रसशास्त्र को कवर किया था। जी, मतलब एक बड़े हिस्से को छोटे 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 हिस्से में बांट के आप उसको अगर हम करें तो वो बहुत इजीली हो सकता है। वैसे रोज थोड़ा 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 करते हैं कंसिस्टेंटली, तो हमें वो सब्जेक्ट्स को हम बहुत आसानी से एज कर सकते हैं। यस आ, मैम। अच्छा प्रतीक्षा, एआईपीसीटी एग्जाम 2 घंटे में अटेम्प्ट करने की आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही थी? स्ट्रेटजी मैंने तो मॉक टेस्ट जब स्टार्ट हुए थे तभी बनाई थी कि मुझे
एग्जाम जो है वो 3 राउंड में सॉल्व करना है पेपर। पहला राउंड मैंने रखा था कि जो जिसपे मुझे 100% आता है। जैसे सीनियर के इंटरव्यू भी देखे थे, उन्होंने भी यही स्ट्रेटेजी फॉलो की थी, तो मैंने भी उसी हिसाब से फॉलो करूंगी ऐसा सोचा था। 3 राउंड में मुझे सॉल्व करना था। पहला राउंड था जो मुझे 100% आता है। सेकेंड राउंड था कि जिसपे मैं 70 या फिर 50-50% हो। और थर्ड राउंड ऐसा था कि मतलब मुझे चेक करना था कि मैंने किसका क्या आंसर सही तो टिक किया है या फिर नहीं। लेकिन एक्चुअल में हुआ ऐसा कि हम मतलब जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है। मुझे लगा था कि मैं 3 राउंड में पेपर सॉल्व करूंगी, लेकिन जब पेपर मेरे सामने आया और मैंने देखा पेपर बहुत ज्यादा लेंगे था। मैं सॉल्व कर ही जाती थी, लेकिन मतलब मेरा फर्स्ट राउंड में शायद 1.5 घंटा तो ऐसे ही निकल गया था। मेरे पास सिर्फ 30 मिनट्स थे। इसलिए मैंने मतलब जैसा मैंने सोचा था वैसा तो हुआ नहीं। मुझे सिर्फ लास्ट पेपर चेक करने के लिए सिर्फ 10 मिनट्स मिले थे। तो मैंने जो मेरा पेपर था वो मैंने सिर्फ एक ही राउंड में पूरा किया है। और जो मैंने टिक भी किए थे, मतलब जिसके आंसर भी ये थे, वो भी चेक करने के लिए मुझे टाइम नहीं मिला। लेकिन हाँ, इतना कॉन्फिडेंट थी कि मैंने जो भी किया है सही किया है। जी, सो हमको हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए कि जो हमने सारी चीज दिमाग में रखी है शायद वो मेन डे पे काम ना करे, बट स्टिल खुद के वो भरोसा होगा तो हम लोग उसे बहुत आसानी से हैंडल कर यस सकते मैम। हैं। अच्छा, एआई पीएचडी एग्जाम जो है वो 10 to 12 पर होता है टाइमिंग पे। सो एग्जाम के एक महीना पहले मॉक टेस्ट भी हमें उसी टाइम पे देना चाहिए क्या, और उससे कुछ फायदा होता है क्या? यस मैम। जैसे मतलब फायदा तो बिल्कुल होता है। मैंने भी वही स्ट्रैटेजी रखी थी कि 11 to 12 में ही मैं एग्जाम दे 10 to 12 में ही मैं एग्जाम देती थी। क्योंकि ना एक हैबिट रहती है। अगर हम उसी टाइम में हमारा दिमाग बस उसी हिसाब से क्या कहते हैं कि थिंकिंग करता है। इसलिए मैंने 10 to 12 में जो पेपर सॉल्व करती थी मॉक टेस्ट का, उसका मुझे लास्ट में भी ये पड़ा, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट रही और कॉन्सेंट्रेट रही उसकी वजह से। ये एक्चुअली हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो भी उसके हिसाब से सेट हो जाता है, और हम लोग उस टाइम पे ऑटोमेटिकली ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं, तो वो भी हमको एक यस मैम। बेनिफिट करता है। अच्छा प्रतीक्षा, मॉक टेस्ट में नेगेटिव को कैसे कम कर सकते हैं हम लोग? जी मैम, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि बहुत ज्यादा कम मार्क्स आते थे। कभी कभी तो मैं रो भी देती थी। फिर जब पेपर का एनालिसिस करती थी तो तब देखती कि मैंने क्या क्या सिली मिस्टेक्स किया है। तो जैसे मैंने बताया कि जो भी मेरे क्वेश्चंस गलत होते थे मॉक टेस्ट में, या फिर मैं निगेटिव में जाती थी, तो मैं क्या करती कि एक नोटबुक के लिख लेती थी वो क्वेश्चन। लेकिन उसके नीचे ये भी लिखती थी कि मैंने मिस्टेक्स क्या की है जब मैं पेपर एनालिसिस करती थी। कभी कभी ऐसा होता था कि मैं क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ा नहीं था, इसलिए मेरा क्वेश्चन रॉन्ग हुआ था। कभी कभी मैंने जो पर्याय थे वो अच्छे से देखे नहीं, इसलिए क्वेश्चन रॉन्ग हुआ था क्या। मतलब ऐसा पूरा एनालिसिस करती थी। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कॉन्फिडेंस। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं जो स्टार्टिंग में ऑप्शन क्लिक करती थी वो मेरा राइट था, लेकिन फिर थोड़ा बहुत ज्यादा थिंकिंग किया तो फिर ऑप्शन में दूसरा टिक करती थी, तो ऐसा गलत होता था। इसलिए मैं कहना चाहूंगी सबसे इम्पोर्टेंट है खुद पे कॉन्फिडेंट रहना। और ये कॉन्फिडेंस जब तब आता है जब आपके बहुत ज्यादा रिपीटेड रिपीटेड आपके रिविजन्स होते हैं, और बहुत ज्यादा आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो निगेटिव मार्क्स में जाना वो अपने आप कम होता है। जी, आई थिंक ये साइकिल है कि आप ज्यादा प्रैक्टिस करो, ज्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करो, ज्यादा पढ़ाई करो, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके यस। नेगेटिव कम होते जाएंगे, एंड फिर नेगेटिव कम होंगे तो और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। एंड आई थिंक इट्स यस गोइंग इन मैम। साइकिल। अच्छा प्रतीक्षा, लास्ट 1 वीक में आपके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? देखा जाए तो मैम सबसे ज्यादा वेटेज रहता है संहिता को। लास्ट 1 वीक में जितना हम रिवाइज कर सकते हैं, जितना हमने पढ़ा है, नया कुछ भी आपको पढ़ना नहीं है। सर भी हमें यही बताते कि लास्ट 1 मंथ में आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो आपने एक साल में पढ़ा है आपको बस उसी को ही रिवीजन देना है। सर का कहना था कि आप एमआरआई नोट्स पढ़ सकते हैं, और मेरा भी कहना है, क्योंकि मिक्स नोट्स हो गया या फिर इंपॉर्टेंट नोट्स में पूरा संहिता सर ने कवर किया है। रैंडम नोट्स में पूरा मॉडर्न का है वो भी पूरा कवर किया है, और आयुर्वेद का भी कवर किया है। तो मेरा कहना मतलब सर का कहना था कि एमआरआई नोट्स पढ़े, और मैं भी एमआरआई नोट्स मेरे पूरे एक साल में मैंने उसको बहुत ज्यादा टाइम दिया था, और वो मेरे इतने परफेक्ट हुए थे कि मैंने एमआरआई नोट्स स्किप किए थे लास्ट 1 वीक में पढ़ना। मैंने लास्ट 1 वीक का शेड्यूल ऐसा बनाया था कि वो 1 वीक में मैंने सिर्फ संहिता को मतलब टाइम दिया था।
चरक और सुश्रुत और वाग्भट, बस ये तीनों, और एमआरआई नोट्स, बस इतना ही मैंने लास्ट 1 वीक में पढ़ा था। ओके, सो मतलब लास्ट 1 वीक में हमें एकदम क्रिस्प रिविजन के ऊपर फोकस करना चाहिए, एमआरआई नोट्स एंड बाकी चीजों यस के मैम। ऊपर। अच्छा प्रतीक्षा, आजकल मॉडर्न पार्ट में से जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो काफी बढ़ रहे हैं, तो आपने मॉडर्न पार्ट की तैयारी कैसे की थी? मॉडर्न का मैंने जो भी सर अलग से नोट्स भेजते थे ग्रुप पे, जैसे सर्जरी हो, ईएनटी हो, बस मैं उसी को पढ़ती थी। और बाकी मैं जब रूम करके रहती थी तो मैं खाना खुद से बनाती थी, सुबह और शाम। सुबह 1 आवर और रात 1 आवर मेरा खाना बनाने में जाता था। तो फिर मैं क्या करती थी कि सपोज पांडु वैद्य है, पांडु वैद्य के सर के जो ऑडियो है, जो मॉडर्न पार्ट के जो ऑडियो है, 11 12 नंबर हो या 10 नंबर हो, इसे जो नंबर थे मैं अलग से निकाल देती थी कि इसमें सर ने मॉडर्न का पार्ट कवर किया है, जैसे एनीमिया हो पांडु व्याधि में। तो उसको अलग करके मैं क्या करती, खाना बनाते टाइम मोबाइल साइड में रखती थी और उसके ऑडियो सुनती थी। सिर्फ मैंने इतने मतलब 3 या 4 बार मुझे लगता है कि मैंने पूरे संहिता में जो भी सर ने मॉडर्न पार्ट कवर किया है उसके ऑडियो बार बार सुनती थी। और चरक विमान आर्ट भी जो धातु सार दिया है वो भी मैंने पूरा ऐसे ही कवर किया था। खाना बनाते टाइम वो ऑडियो लेक्चर्स बाजू में रखती थी और बस उसको सर की आवाज से बस सुनती थी। वो मेरे मतलब माइंड पे इतना ज्यादा रिपीट हुआ कि मुझे फिर उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो अपने आप मुझे लर्न हो गया सब। तो ऐसे मैंने मॉडर्न पार्ट को कवर किया है। जी, ये बहुत अच्छा आइडिया है कि जो हमारा जो एक्स्ट्रा टाइम होता है उसके टाइम, उस टाइम अगर हम ऑडियोज को बार बार वापस सुनते हैं तो हमारा टाइम भी यूटिलाइज होता है, हमें वो इजीली याद भी हो जाता है। यस मैम। अच्छा प्रतीक्षा, आपके आगे के प्लान्स या गोल्स क्या है? अ, अभी तो फिलहाल मैम मैं ये जो 3 साल है मेरे, तो उसमें बहुत ज्यादा मेहनत करना चाहती हूँ और बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ ताकि एक अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट बन सकूं। जी, एंड आई एम वेरी होपफुल कि आप एक बहुत अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट बनेंगे। आपने इतनी मेहनत करके ये सीट हासिल की है, आगे भी उतनी मेहनत करके एक बहुत अच्छा गायनेकोलॉजिस्ट बनेंगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल, हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं, आप उन्हें कुछ मैसेज देना चाहेंगी? जी मैम, बस इतना कहना चाहूंगी कि खुद से डिसिप्लिन फॉलो करो, कंसिस्टेंट रहो, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट की पेशेंस रखो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम एग्जाम्स देते हैं, जो वीकली टेस्ट देते हैं, उसमें कभी कभी कम मार्क्स आते हैं। और मतलब ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मुझे भी कभी कभी इतने कम मार्क्स आते थे कि मैं ऐसा थिंकिंग करती थी कि मुझे एग्जाम्स देना ही नहीं है, क्योंकि इतने कम मार्क्स आने के बाद स्टडी करने का मन ही नहीं रहता है। तो मैं सभी को बस यही कहना चाहूंगी कि एग्जाम्स देने के बाद आप जितने एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उसके बाद ही आपको पता चलता है कि किस टॉपिक पे कितना टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक पे क्या क्वेश्चंस आते हैं। तो सबको मैं यही कहना चाहूंगी कि कंसिस्टेंट रहो, खुद से डिसिप्लिन फॉलो करो, और बस पेशेंस रखो। बस यही 3 स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो की है सक्सेस के लिए, और आप भी फॉलो करो, सक्सेस एक दिन जरूर आपको मिलेगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने। एंड थैंक यू सो मच प्रतीक्षा कि आप आज हमारे साथ जुड़े, अपना टाइम निकाल के आए, हमारे एस्पिरेंट्स के साथ अपनी जर्नी को शेयर किया, आपकी स्ट्रैटेजीज को शेयर किया, आपके जो भी आपने हार्डशिप्स है उनको शेयर किया और हमारे एस्पिरेंट्स को इतना मोटिवेट किया। थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू मैम।